किसको कितना देना होगा मेंटेनेंस, इस बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है वो भी बताऊंगा, और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ इसी वीडियो में मिलेगा आपके लिए। और दूसरा कि जिसको भी इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस टाइम पर आपकी पत्नी आपके ऊपर मुकदमा दायर करेगी, यानी कि जो मेंटेनेंस यानी कि 144 BNS जो अब नया हो चुका है, अगर उसके तहत आपकी वाइफ जो है आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करवाती है, तो आप उस मेंटेनेंस में जब आप केस पढ़ेंगे उसको, तो आपको ये पता लगेगा कि उसने बेवजह इतना मतलब फालतू बता रखा है जो आपका एक्चुअल में है ही नहीं। यानी कि अगर आप कुछ नहीं कमाते हैं तो आपके ऊपर तमाम वो पैसा बता देगी कि भाई ये कृषि करता है, इसका ये बिजनेस चलता है, इसका ये चलता है, तमाम ऐसी बता देगी जिससे ये बता देगी लास्ट में कि भाई इसको लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है, इतना। या फिर किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें बता देगी जितना पता है उतना तो ठीक है, नहीं पता है तो हवा में ऐसे ही तुक्का लगा के कि साहब इतना सैलरी उसकी है। ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आय एक पति की बताई जाती है वो सरासर झूठ होती है। कोई भी, मैं अब तक मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस में आपको ये पता लगेगा लास्ट में कि जो मुकदमे में मेंटेनेंस केस में जो अमाउंट बताया है वो एक्चुअल में है ही नहीं। ये बात आपको, आप हर केस में पढ़ लीजिए, सभी जगह पर आपको मिलेगी। आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपना केस उठाकर देख लीजिए, आपको भी ये पता लग जाएगा कि हाँ वाकई जो एक्चुअल मेरी सैलरी है या अमाउंट है या पैसा कमाता हूं वो उसने बताया नहीं है, वो ज़्यादा ही बताया जाएगा। अब इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये उसकी प्रजम्पशन थी कि भाई उसने जितना बताना था वो बता दिया। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट आपके जो एलिजिबिलिटी है, आपकी जो सैलरी है या फिर इनकम है, वो किस तरीके से मापी जाती है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ज़्यादा जाऊँगा डीप में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ आपके लिए। जो लोग बेरोजगार हैं, पैसा नहीं कमाते हैं या फिर मतलब कोई नौकरी नहीं करते हैं, उनके लिए क्या है। कुछ लोग जो है जो गांव देहात के हैं, जो उनको सही तरीके से मतलब गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वो जो है वो ये कहते हैं साहब हम तो बेरोजगार हैं, हम कुछ नहीं कमाते हैं। और वो इनकम एफिडेविट जिस समय जमा होता है उनका मेंटेनेंस केस में, वो उसमें ये कहते हैं साहब हम कुछ नहीं कमाते हैं। तो कोर्ट जो है ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं दंड देने का कार्य कर देती है, क्योंकि कोर्ट जो है जब तुम नहीं बताओगे सैलरी तो कोर्ट को एज्यूम करना पड़ेगा। ये मेंटेनेंस का केस है, कोर्ट जो है अपने आप स्वतः ही आपकी दशा देखते हुए, जैसे इस तरीके से आप कोर्ट में आते होंगे क्योंकि कोर्ट की नजर आंखें हैं, तो कोर्ट जो है कहीं ना कहीं उन सब चीजों को मेजर करते हुए आपकी अपने आप एज्यूम कर लेगी कि इतना ये कमाता होगा। अब आप उसमें हाँ या ना नहीं कर सकते, कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया फिर कर दिया, फिर आप वहां पे फंस जाते हो। तो ये एक चीज आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को बेरोजगार दिखा रहे हैं तो मत दिखाइए। मैं कहता हूं कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जो है आप अपना एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, बता दीजिए कि साहब मैं इतना कमा लेता हूं। वरना आप कोर्ट के नज़रों में चढ़ जाओगे तो कोर्ट अपने आप एज्यूम करके आपकी सैलरी या इनकम जो भी है वो उसके ऊपर बांध दिया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप अपना जो भी अमाउंट है कुछ अमाउंट बता दीजिए कि साहब मैं इतना महीने का कमा लेता हूं, तो कोर्ट जो है उसी अमाउंट में से उस महिला को देने का जो पैसा देने का जो है वो कहीं ना कहीं बांध सकती है मेंटेनेंस। लेकिन अगर आपने नहीं बांधा, नहीं बताया, तो कोर्ट अपनी मर्जी से कितना ही बांध सकती है फिर। तो इसलिए ये आपके लिए लॉस हो सकता है। तो जब जिस समय पर आप इनकम एफिडेविट, जो रजनी स्नेहा का इनकम एफिडेविट जो है वो जब फाइल करें तो इन सब चीज़ों को विचार कर करें। दूसरा, जिन लोगों की सैलरी नहीं है, मतलब जो सैलरी कमाते हैं यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो तो छिपा सकते नहीं है किसी प्रकार से। और जब छिपाएंगे नहीं तो वो बता पाएंगे कि उनकी कितनी नेट सैलरी है, कितनी ग्रॉस सैलरी है, कितनी इन हैंड आती है, वो सब बताएंगे, कितने खर्चे हैं उनके, वो सब उसमें एफिडेविट बताएंगे। अब यहीं पर एक मेन खेल शुरू होता है कि कितना मेंटेनेंस उस अमाउंट में से देना होगा आपको अपनी वाइफ को। वाइफ है तो अलग है, बच्चे हैं तो अलग है। तो दोनों में चीज बताता हूं आपके लिए, वाइफ और बच्चे के लिए, कि जिस समय पर आपका जो सैलरी आपने बताई, मैं दोनों कंसिडर कर लिए हैं, दोनों चीजें मान ली हैं, एक रोजगार और एक बेरोजगार। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो रोजगार है, बेरोजगार नहीं कह सकता। और जो कुछ नहीं करता है वो अपने आप को बेरोजगार कह सकता है। लेकिन ये कहे साहब मैं कमाता नहीं हूं और तुम्हारी उम्र 25-26 साल या 30 साल हो रही है, तुम कमाते नहीं हो, तो कोर्ट समझ जाता है कि कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तो यहां पर जो है अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है लेटेस्ट जजमेंट है, उसमें स्पष्टली कहा गया कि 25%,
ऑफ इनकम, नेट इनकम, वो उतना पैसा जो है पत्नी के लिए दिया जाएगा। अब आप लगा लीजिए, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी इनकम 1,00,000 रुपए है, और आपने, क्योंकि सिर्फ छिपा सकते नहीं है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, सैलरी स्लिप कहीं ना कहीं मिली जाएगी, तो उसमें से जो है 25% का मतलब 25,000 रुपये पत्नी के पैसा हो गया, ये उस आपके आप उस महिलाओं को दे दिया जाएगा। अब कुछ लोग बेरोजगार हैं, जिनका पैसा नहीं, जो पैसा नहीं कमाते हैं, कुछ कोई जॉब नहीं करते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए आप अगर आपने आप तरफ से मान लोगे कि साहब मेरे इतना, आप बता दोगे हाँ साहब मैं इतना कमा लेता हूँ, तो उसी में से 25% कंसिडर कर दिया जाएगा। आपने मान लीजिए आपने 5,000 एडमिट कर लिया, या 1,000 10,000 रुपये एडमिट कर लिया, तो उसका 10,000 का 25% आप समझ लीजिए कितना हो गया, 2,500 रुपये अप्रोक्स हो गया। तो वो जो है आपका इतना, सॉरी हाँ 2,500 हो जाएगा, इतना जो है 2,500-3,000 रुपये आपका बन जाएगा। इतना आप समझ लीजिए कि इस तरीके से आपको करना है कैलकुलेट। तो बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप जो है अपनी तरफ से एज्यूम कर लें, कोर्ट के ऊपर ना छोड़ें कि कोर्ट खुद इसमें निर्णय दे, क्योंकि कोर्ट नहीं कहेगा कि आप, क्योंकि आप मना करते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कमाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ नहीं कमाते हैं तो कोर्ट कुछ नहीं बांधेगा। ये आपकी तरफ से मिथ है, ये एक मतलब आप विश्वास भरोसा कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उस भरोसे का अंत होगा। इसीलिए आप जो है अपनी तरफ से जितना भी कमाते हैं आप बता दीजिए कि साहब मैं कोर्ट में इतना कमा लेता हूँ। बिल्कुल जीरो कह दोगे तो कोर्ट जीरो नहीं मानेगी, कोर्ट जो ये मानेगी कि आप जो है पढ़े लिखे हैं, आप अच्छा कमा लेते हैं, और कोर्ट जो है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एज्यूम जरूर कर लेगी। जब एज्यूम कर लेगी तो फिर आप समझ लीजिए कि आप उसमें कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा मेंटेनेंस, हैवी मेंटेनेंस बन सकता है। अब मैंने जो आज इस जजमेंट की बात कही है, और ये बातें सब क्यों बताई गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है कि सर हमारे इनकम है 10,000 रुपये और हमारा मेंटेनेंस मान दिया गया 15,000 रुपये, तो फिर हम कहाँ से दें? तो ये ऐसा नहीं होगा। अभी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने दोनों स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जीविका चलाने के लिए है, दंड देने के उद्देश्य से नहीं है कि भाई दंड दिया जाए इनको, उसको ऐसा नहीं लगे पति को कि भाई मैं दंड दिया जा रहा है ये। तो अगर आपका ज़्यादा अधिक बन गया है, मेंटेनेंस बन गया है, या फिर अभी बना नहीं है, पेंडिंग है, ड्यूरिंग ट्रायल चल रहा है, तो फिर आपको इस जजमेंट की कॉपी की अति आवश्यकता है, और ज़रूरी है कि आप इस मेंटेनेंस को इस केस में आप फाइल करें। अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई, छुपा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से एडजस्ट करना है, किस तरीके से इसका जजमेंट की कॉपी लगानी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा, अगर आपकी सैलरी कम है और लग रहा है कि 25% तो 1,000-2,000 ही बनेगा, तो आप समझ लीजिए कि इसको लगाना ही लगाना है, फिर आपके लिए आपको बताना ही है, ताकि आपके ऊपर हैवी मेंटेनेंस ना बन सके और आप इन सब चीज़ों से बच सकें। यही प्रक्रिया है मेरी। आप, आई होप सो आपको समझ में आया हो कि क्या किस तरीके से करना है। तो आप इस दिए हुए नंबर पर कोई लीगल हेल्प चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर पर आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। बाकी आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।